अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। इसराइल और हमास की जंग का आज 13वां दिन है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 3,785 लोग गाजा में शहीद हो चुके हैं। इनमें 1524 बच्चे और 100 बुजुर्ग शामिल हैं। 12,493 लोग जख्मी हैं, इनमें 4,000 बच्चे हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन के वजीर आजम जुमेरात के रोज तेल अवीव पहुंचे और इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। सुनक ने इसराइल को पूरी ताईद देने और मदद का भरोसा दिलाया। गाजा पर मुसलसिल इसराइली बमबारी और घरों और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाने के नतीजे में मजीद फलस्तीनियों की हलाकतें हुई हैं। फलस्तीनी मीडिया का कहना है कि जुमेरात को गाजा के जुनूब में वसती खान यूनुस में एक मकान पर बमबारी के नतीजे में 8 अफराद जान से गए और दर्जनों जख्मी हुए। उन्होंने मजीद कहा कि यह घर एक गुंजान आबादी महल में वाक़ है। इससे पहले फलस्तीनी टेलीविजन ने कहा था कि शुमाली गाजा की पट्टी में जिबालिया कैंप में एक मकान पर इसराइली बमबारी में मुतअद्दिद अफराद हलाक और जख्मी हुए। टेलीविजन ने मरने और जख्मी होने वालों की तादाद नहीं बताई। ये बात ऐसे वक्त में सामने आई है जब फलस्तीनी मीडिया ने कहा कि इसराइली फोर्सेस गाजा में देरुल बलाह में 3 टावरों को बम से उड़ाने की धमकी दे रही है। मकीनों को फौरी तौर पर वहां से निकलने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि इसराइली फोर्सेस ने देरुल बलाह में मदीनतुज ज़हरा के एक टावर पर इंतबाही मिसाइल दागा ताकि उसे तबाह करने की तैयारी की जा सके। उन्होंने कहा कि दूसरे इंतबाही मिसाइल ने दूसरे टावर को निशाना बनाया जिसमें रिहायशी अपार्टमेंट की एक बड़ी तादाद मौजूद है। फलस्तीनी मीडिया ने कल शाम 4 शुम्बे को रात गए तक इतला दी कि गाजा के जुनूब में वाक़ शहर रफा के मगरिब में इसराइली बमबारी में 13 शहरी मारे गए जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए। फलस्तीनी मीडिया ने बताया कि बमबारी में खानदान के घर को निशाना बनाया गया। बताया गया कि गाजा पट्टी के शुमाल में वाक़ जिबालिया कैंप के इंडोनेशिया के अस्पताल में 5 अफराद मारे गए और 12 जख्मी हुए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज फ़िलिस्तीन के सदर महमूद अब्बास से बातचीत की। इस दौरान पीएम ने गाजा के अल अहली अस्पताल में शहरियों की मौत पर भी अफसोस का इजहार किया। मोदी ने अब्बास को भरोसा दिलाया कि हिंदुस्तान फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए इंसानी इमदाद जारी रखेगा। इसराइल और हमास की जंग का आज 13वां दिन था। इस मौके पर वज़ीर आज़म की फ़लस्तीन के सदर से बातचीत काफ़ी अहमियत रखती है। दरसगाह जिहाद और शहादत की जानिब से अहले गाजा व फ़लस्तीन के मजलूम निहत्ते मर्द ख़वातीन और मासूम बच्चों से इजहार उख़्वत और इसराइली दहशतगर्दी व सेहूनी नापाक अज़ाइम के खिलाफ एहतजाज किया गया। उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की गई कि इसराइल का अलामती पुतला नजर आतिश करें और फ़र्ज़ नमाज़ों में कुनूत नाज़िला का एहतमाम करें। अपनी नस्लों को मस्जिद अक़सा बैतुल मक़दस की तारीख़ से वाकिफ़ करवाएं ताकि आने वाले कठिन हालात में उम्मत मोहम्मदिया तौहीद का दामन थाम कर हर किस्म की मुश्किलात का डट कर मुकाबला करें। थोड़ा पीछे आओ भाई। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि तेलंगाना में मुल्क की सबसे बदउनवान हुकूमत है। अवाम करप्शन की वजह से परेशान है। उन्होंने पूछा कि ईडी और सीबीआई वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की बदउनवानी की तहकीकात क्यों नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भोपालपल्ली में कांग्रेस की बस यात्रा से खिताब करते हुए कहा कि ये इंतखाबात तेलंगाना के जागीरदारों और तेलंगाना के अवाम के दरमियान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव अवाम से दूर होते जा रहे हैं। तेलंगाना में इख्तिदार एक खानदान तक महदूद होकर रह गया। उन्होंने पूछा कि क्या दलितों को 3 एकड़ अराजी देने के केसीआर के वादे पर अमल किया गया।
केसीआर चुनाव में हारने जा रहे हैं। तेलंगाना और प्रजाला तेलंगाना के बीच लड़ाई। और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की आंधी आने वाली है। और कांग्रेस पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं, आपको इन लोगों ने 10 साल तंग किया, आपको दबाया, मारा, कुचला, पिटा। आप हमारे शेर हो और आप भूलो मत कि आपकी सरकार आने वाली है। ये तेलंगाना की जनता की सरकार होगी, मगर ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की भी सरकार, और सरकार में आपको शामिल करके ये सरकार चलाई जाएगी। चुनाव का समय है, मैं अब यहाँ काफी घूमा हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की लहर आ रही है। जैसे सुनामी आती है वैसे कांग्रेस पार्टी की सुनामी आने वाली है। और ये कांग्रेस पार्टी की जो तूफान है, ये कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता ला रहा है। 10 साल आपने हमारा झंडा उठाया, 10 साल आपने लाठी खाई, अब आपका समय आने वाला है। आपको एक कदम पीछे नहीं हटना है। कांग्रेस पार्टी के और तेलंगाना की सच्चाई है, आप तेलंगाना की जनता को, युवाओं को, माताओं को, बहनों को बताओ। आप बताओ कि तेलंगाना को आपके चीफ मिनिस्टर ने लूटा है, और आप बताओ कि कांग्रेस पार्टी जो तेलंगाना का सपना था उसे पूरा करना चाहती है और पूरा करेगी। आप सब यहाँ आए, शाम का समय है, दूर दूर से आए हैं, इसके लिए दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भूलिए मत, ये तीनों पार्टियां जो हैं, बीजेपी, बीआरएस और एमआईएम, ये एक साथ मिलकर लड़ती हैं, ये एक दूसरे की मदद करते हैं। हमारी विचारधारा की लड़ाई है, तेलंगाना पूरी करके आपको देंगे। पहली गारंटी महिलाओं के लिए महालक्ष्मी 2500 रुपए महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने, 500 रुपए का सिलेंडर, और मुफ्त में महिलाओं के लिए बस के टिकट। किसानों के लिए 15,000 रुपए प्रति एकड़ और मजदूरों के लिए 12,000 रुपए प्रति एकड़। इंदिरा इंड्लू स्कीम 5 लाख रुपए गरीबों के घर बनाने के लिए मदद, मोदी की मदद की। आप देखिए, मैं बीजेपी से लड़ता हूं, पूरा देश जानता है कि अगर एक आदमी बीजेपी का मुकाबला करता है, उनके सामने खड़ा होता है, तो उसका नाम राहुल गांधी है। और ये मेरे लिए राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये मेरे खून की लड़ाई है, डीएनए की लड़ाई है। अब देखिए, मेरे ऊपर बीजेपी ने 25 केस लगा रखे हैं। जहां भी उनको मौका मिलता है नया केस लगा देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि राहुल गांधी उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है और नहीं करेगा। राहुल गांधी उनके खिलाफ, उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ, उनकी विचारधारा के खिलाफ लड़ सकता है। मेरा घर ले लिया, मैंने खुशी से अपना घर दे दिया, कहा ले मुझे नहीं चाहिए आपका घर। लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मेरे खिलाफ 24 मुकदमे, मेरा घर छीन लिया, मेरी लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर। तेलंगाना में राहुल गांधी की बस यात्रा के दौरान भूपालपल्ली में कांग्रेस की जानिब से निकाली गई बाइक रैली में कांग्रेस की सीनियर लीडर व साबिक वजीर कुंडा सुरेखा बाइक चलाने के दौरान गिरकर जख्मी हो गई। बताया गया भोपालपल्ली में कांग्रेस की बाइक रैली में कुंडा सुरेखा भी एक्टिवा बाइक चला रही थी। इस दौरान तवाजुन खो देने से वो गिर पड़ी, उनके चेहरे और हाथ पर जख्म आए, वो हॉस्पिटल में जेरे इलाज है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत में कांग्रेस के बरसर इख्तियार आने के बाद सिंगरेनी कॉलेज कोयले के वर्कर्स के मसाइल के हल को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने भोपालपल्ली जिले में सिंगरेनी कॉलेज वर्कर्स से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए चलाई गई तहरीक में सिंगरेनी कॉलेज के वर्कर्स का अहम रोल रहा। उन्होंने बीआरएस हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि वो सिंगरेनी कॉलेज के वर्कर्स की कुर्बानी को फरामोश कर रही हैं। उन्होंने पूछा कि अगर सिंगरेनी कॉलेज के वर्कर्स आम हड़ताल में हिस्सा नहीं लेते तो क्या तेलंगाना हकीकत बन पाता। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत
सिंगरेनी कॉलोनीज के वर्कर्स के मसाइल को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने वादा किया कि रियासत में कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने पर सिंगरेनी के वर्कर्स के मसाइल हल किए जाएंगे। అద్భుతంగా బస్ యాత్రను అద్భుతంగా నిర్వహించి మీ అందరి దగ్గరికి రాహుల్ గాంధీ గారిని తీసుకొచ్చి మీ అందరిని కల్పించి వారికి కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న పట్టును ఈ రోజు వారు నిరూపించారు. మిత్రులారా, నేను ఒక మాట చెప్పదలుచుకున్నా. పెద్దలు శ్రీధర్ బాబు గారిని కర్ణాటక రాష్ట్రానికి ఏఐసిసి ఆషామాషిగా ఇన్ఛార్జిగా నియమించాలి. అక్కడ చతురత, రాజకీయ పరిణతి కలిగిన నాయకుడు అవసరం ఉన్నది కాబట్టి వారిని కర్ణాటక రాష్ట్రానికి బాధ్యతలుగా పార్టీ నియమించింది. అత్యధిక మెజార్టీతో వారు ఎక్కడైతే ఇన్ఛార్జ్ ఉన్నారో అక్కడ ఎదురే లేకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ తుఫాను సృష్టించి అక్కడ పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకొచ్చింది. మరి పక్క రాష్ట్రానికి వెళ్ళే అంత అద్భుతమైన ఫలితాలు తెచ్చినప్పుడు మన ప్రాంతంలో వారి నేతృత్వంలో ఈ ప్రాంతం అంతా 2004లో ఏ విధంగా అయితే కాంగ్రెస్ తుఫాను వీచిందో మళ్ళీ ఈ ప్రాంతం కాంగ్రెస్ పార్టీ పూర్తి స్థాయిలో అన్ని శాసనసభ నియోజకవర్గాలు గెలవాలి. ఈ రోజు నిన్న బస్సు యాత్ర చూసిన తర్వాత అటు ములుగు కావచ్చు, భూపాలపల్లి కావచ్చు, మంతని కావచ్చు, ముందుకు వెళ్తా ఉంటే రామగుండం, పెద్దపల్లి, కరీంనగర్, ఆ తర్వాత జగిత్యాల, కోరుట్ల, ఆర్మూర్, నిజామాబాద్, ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా అద్భుతంగా జరుగుతున్నాయి. దీన్ని విజయవంతం कांग्रेस के अपने पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने इस यकीन का इजहार किया कि रियासत में कांग्रेस को 80 सीटों पर कामयाबी हासिल होगी और कांग्रेस ही रियासत में इख्तिदार पर फायज होगी। उन्होंने एक तेलुगु न्यूज चैनल से बात करते हुए इल्जाम लगाया कि रियासत में कांग्रेस की जानिब से जिन 6 जमानतों का ऐलान किया गया है उसकी नकल वज़ीर आला केसीआर ने की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दौरे तेलंगाना से पार्टी कैडर में नया जोशो खरोश देखा जा रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि कांग्रेस में कोई दाखिली अख्तलाफात नहीं है, सब मिलकर इंतखाबात में काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी इंतखाबी कांग्रेस पार्टी आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए अपने इंतखाबी मंशूर में अक़लियतों से कई बड़े वादे करने जा रही है, जिनमें अक़लियती बजट को 5,000 करोड़ रुपए करना, माइनॉरिटी सब प्लान, हर साल 1 लाख अक़लियती बेरोजगारों को 1-1 लाख रुपए की मदद शामिल है। आज माइनॉरिटीज़ डिक्लेरेशन ड्राफ्ट कमेटी की आखिरी मीटिंग थी, जिसके बाद साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मीडिया को इजलास की रुदात से वाकिफ करवाया। आकर आए हैं, जैसे कि जमात उलमा के पास है, तामीर मिल्लत है, जमात इस्लामी है, तबलीगी जमात है, और भी बहुत सारे के पास गए। क्रिश्चियन कम्युनिटी के पास भी हम बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन करने गए। 150 ऑर्गेनाइजेशन के लोग हमें चिट्ठी के जरिए सजेशन भेजे हैं और जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है लगभग 50 लोग हमें सजेशन के साथ उनके रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे पास भेजाए हैं। हम भी उनसे जाके मिलकर आए। हमें बहुत अच्छे सजेशंस मिले हैं और आज ये आखिरी ओपन सेशन था। इसके बाद हम लोग बहुत जल्द कहाँ जा रहे थे, बहुत जल्द आप भी 2 मिनट बात करना। इसके बाद ये सजेशंस को कंपाइल करके हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी को हैंड ओवर करेंगे। फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी जी और एआईसीसी के हमारे ठाकरे जी, मंसूर भाई मिलकर इसको एआईसीसी का अप्रूवल होने के बाद हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जी के साथ ये डिक्लेरेशन हो। इसके लिए हम कमेटी का रिक्वेस्ट लेटर भी हम एआईसीसी को थ्रू हमारे सेक्रेटरी साहब के जरिए हम लोग रिक्वेस्ट भी उनको भिजा रहे हैं। तो ये सजेशंस में अहम 2-4 बातें आए हैं कि माइनॉरिटी सब प्लान नंबर 1, नंबर 2 कम से कम 5,000 करोड़ का बजट हमारा होना चाहिए। उसके बाद जो 4% मुस्लिम रिजर्वेशन है उसको प्रोटेक्शन, उसकी हिफाजत सुप्रीम कोर्ट लीगल बैटल होना चाहिए। और बढ़ाने के लिए जब ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद अगर अदर बीसीस को कहीं बढ़ाते हैं तो इसमें हम भी इसके लिए कोशिश करते हैं, लेकिन फिलहाल तो हमारा
4% मुस्लिम प्रोटेक्शन हो रहा सुप्रीम कोर्ट में जो स्टे पे है उसको हम आना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पे लोग भरोसा करते हैं। हम जब भी जो कहें। जमात इस्लामी की सियासी कमेटी के कन्वीनर अब्दुल मजीद शोएब ने आज सहाफत को जारी करदा एक बयान में कहा कि जमात इस्लामी हल्का तेलंगाना ने अभी किसी सियासी जमात की तायद का फैसला नहीं किया। रियासती शूरा रियासत की बदलती सियासी और समाजी सूरत हाल का जायजा ले रही है और अपने कैडर की राय भी हासिल कर रही है। उन्होंने बाज़ अखबारात में छपने वाली खबरों, सोशल मीडिया में वायरल पोस्टों की तरदीद करते हुए कहा कि कांग्रेस और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायद से मुताल्लिक छपने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं है। जमात इस्लामी एक मारूफ दीनी और समाजी तहरीक है जो अपने फैसलों में शफाफियत और शुराइयत को मलहूज रखती है। इंतखाबात के मौके पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के सदूर व नुमाइंदे जमात के जिम्मेदारों से मुलाकातें करते रहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है और ये सिलसिला हमेशा की तरह इस बार भी जारी है। सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी से भी गुज़िश्ता हफ्ते मुलाकात हुई और कई मिली व अवामी मसाइल पर उनसे तफसीली गुफ्तगू रही। सदर मजलिस ने अपना मौक़िफ़ बड़ी वजाहत के साथ रखा और अपने मौक़िफ़ के हक़ में मजबूत दलाइल भी दिए। अगली शोरा में सदर मजलिस की गुफ्तगू भी ज़ेर गौर रहेगी। इस तरह सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने भी मुलाकात की ख्वाहिश की और वक्त लेकर तशरीफ़ लाए। उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो, वादों और दीगर उमूर पर अपनी बात रखी। ज़िम्मेदारान जमात ने रियासती शूरा की जानिब से तरतीब करदा अवामी मंशूर के नुकात उनके सामने पेश किए और उन्हें कांग्रेस के मंशूर में शामिल करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इसी तरह BRS के कायदीन भी अगर मिलना चाहते हैं तो उनसे भी मुलाकात होगी, तो जमात का मौक़िफ़ उनके सामने भी दो टोक रखा जाएगा और जमात की शूरा का हतमी फैसला आने के बाद ही ऐलान किया जाएगा। BRS को बीजेपी की बी टीम करार देने पर कांग्रेस पर सख्त नुक्ताचीनी करते हुए BRS के कारगुजार सदर और रियासती वजीर KT रामाराव ने कहा कि कांग्रेस एक C टीम के अलावा कुछ नहीं, यानी घोटालों के A से Z में मुलविस चोर टीम। उन्होंने मुल्क में खानदानी सियासत को जाहिर करने और कई नस्लों तक मुल्क पर हुक्मरानी करने पर गांधी नेहरू खानदान को आड़े हाथों लिया। जुमेरात को तेलंगाना भवन में मुख्तलिफ माजूर अफराद के शुक्रिया के इजलास के दौरान इज्तिमा से खिताब करते हुए KTR ने राहुल गांधी को एक लीडर के बजाय रीडर करार दिया जो हक़ाइक़ की तस्दीक किए बगैर सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। మన గొంగళ్ళలో కూర్చొని ఎంటికలు ఏరుకున్నట్టు కుటుంబ పాలన కేసీఆర్ ఆయన ఆమె చెల్లె ఇద్దరు ప్రియాంక గాంధీ రాహుల్ గాంధీ ఒకటే వేదిక మీద నిలబడచ్చు, సోనియా గాంధీ అదే వేదిక మీద ఉండొచ్చు, ఇంకా అప్పుడప్పుడు చచ్చిపోయిన ఇందిరాగాంధీని, చచ్చిపోయిన రాజీవ్ గాంధీని, చచ్చిపోయిన నెహ్రూ గారిని అందరినీ యాద్ చేసుకోవచ్చు, కానీ కేసీఆర్ది మాత్రం కుటుంబ పాలన. ఇది ఎక్కడి నీతి నాకు అర్థం కాదు. గొంగళ్ళలో కూర్చొని కూడా ఎంటికలు ఏరుతారు, గొంగళ్ళలో తినుకుంటా అట్లా లేదా అయ్యాల. ఇంకా దరిద్రం చెప్తాం మీకు నేను. ఏమంటాడు రాహుల్ గాంధీ వచ్చి కేసీఆర్ మొత్తం కరప్షన్ గురికపోయింది, అవినీతిమయం అయిపోయింది ప్రభుత్వం అంటాడు. 1,00,000 కోట్లు తిన్నాడు కేసీఆర్ అంటాడు. 80,000 కోట్ల ప్రాజెక్టు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పూర్తయింది. ఇవాళ అమెరికా వాళ్ళు పిలిచి పురస్కారాలు ఇస్తున్నారు. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడుంది అంటే తెలంగాణలో కేసీఆర్ కట్టిండు, కాళేశ్వరం కట్టిందని అమెరికా వాళ్ళు సైతం గుర్తిస్తున్నారు. అమెరికాలో ఉండే ప్రపంచ ఎన్వైరన్మెంటల్ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు పిలిచి మరీ అవార్డులు ఇస్తా ఉన్నారు. కానీ ఇక్కడున్న కాంగ్రెస్ వాళ్ళకైతే అర్థమైతలేదు. 80,000 కోట్ల ప్రాజెక్టులో 1,00,000 కోట్ల అవినీతి ఎట్లా జరుగుతుంది? కొద్దిగా బుర్ర బుద్ధి ఉంటే 80,000 కోట్ల ప్రాజెక్టులో 1,00,000 కోట్ల అవినీతి అంటే మరి ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడిది? అసలు ప్రాజెక్టు ఖర్చు కంటే ఎక్కువ అవినీతి చేసిందంటే ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీతో బాధ ఏంటంటే ఆయన లీడర్ కాదు, రీడర్. ఏం రాసిస్తే చదువుతుంది. सहाफ़ियों को 400 रुपये में गैस सिलेंडर देने हुक्मरान जमात BRS के सरबराह व वज़ीर आला तेलंगाना चंद्रशेखर राव के इंतखाबी मंशूर में किए गए वादे तेलंगाना बीजेपी के मजहब का खैज उससे बीजेपी ने करार दिया। पार्टी के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म X जो कि साबिक ट्विटर है, इस सिलसिले में तेलुगु जबान में किए गए ट्वीट में कहा गया कि वज़ीर आला KCR ने उन सहाफ़ियों को मकानात के लिए अराजी नहीं दी जिनके हक में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। साथ ही पार्टी ने एक कार्टून भी पोस्ट किया। इस कार्टून में एक सहाफ़ी को दिखाया गया जिसके हाथ में मकान की तामीर के लिए अराजी देने के मुतालबे की हिमायत में प्ले कार्ड है और उसके मुंह में ज़बरदस्ती तौर पर 400 रुपये का सिलेंडर ठोसा जा रहा है। सदर रियासती बीजेपी और मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी को खुले मबाहिस का चैलेंज देते हुए कहा कि हैदराबाद प्रेस क्लब या दिल्ली प्रेस क्लब जहां वो चाहें BRS की बी टीम में मुबाहिस के लिए सामने आने। उन्होंने राहुल गांधी से सवाल किया कि 2004 में कांग्रेस ने BRS से मुफाहमत करते हुए यूपीए हुकूमत
में केसीआर को मरकजी वजीर और रियासत में वज़रा के ओहदे दिए थे या नहीं, इसकी वजाहत करें। और 2014 में केसीआर खानदान सोनिया गांधी से मुलाकात करते हुए उस वक्त की टीआरएस को कांग्रेस में जम करने की बात की थी या नहीं, उसकी वजाहत करें। किशन रेड्डी ने बताया कि बीआरएस, एमआईएम और कांग्रेस का डीएनए एक है और तीनों का मकसद बीजेपी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को शिकस्त देना है। మేము మన ముగ్గురం ఒకటే, మన డిఎన్ఏ ఒకటే, మన లక్ష్యం ఒకటే, నరేంద్ర మోడీ గారిని దెబ్బతీయాలి, తెలంగాణను మోసం చేయాలి. ఈ విషయంలో పూర్తి అవగాహనతో ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ, బీఆర్ఎస్ పార్టీ, మజ్లిస్ పార్టీ పనిచేస్తుంది. నేను ఒకసారి సవాల్ చేస్తా ఉన్నాను రాహుల్ గాంధీ, ఈ విషయాల మీద ఎవరికి బిటీమో, ఎవరు కోటేస్తే ఏ పార్టీకి వేస్తున్నట్టో దీని మీద రాహుల్ గాంధీ హైదరాబాద్ లో ప్రెస్ క్లబ్ లో గాని, ఢిల్లీలో ప్రెస్ క్లబ్ లో గాని చర్చకు సిద్ధం ఉన్నాను అడుగుతా ఉన్నాను, సవాల్ చేస్తా ఉన్నాను. హైదరాబాద్ లో ప్రెస్ క్లబ్ లో చర్చకైనా సిద్ధము. టైం మీరు డిసైడ్ చేయండి, డేట్ మీరు డిసైడ్ చేయండి, లేక స్థలం డిసైడ్ చేయండి. ఢిల్లీలో అయినా సరే ఈ విషయంలో నేను చర్చకు సిద్ధంగా. రాసిచ్చినటువంటి కాయిదా చదువుతూ రాజకీయ అవగాహన లేకుండా ఈ రోజు తమ స్వార్థ రాజకీయాల కోసం తెలంగాణకు అన్యాయం చేసింది మీరు, తెలంగాణకు మోసం చేసింది మీరు. 1969లో 364 మంది కాలేజీ విద్యార్థులను, పాఠశాల విద్యార్థులను పిట్టలాగా तेलंगाना बीजेपी के सीनियर लीडर इंद्रसेन रेड्डी ने उन्हें गवर्नर त्रिपुरा मुकर्रर किए जाने पर मसरत का इजहार किया। गुज़िश्ता रोज राष्ट्रपति भवन की जानिब से नोटिफिकेशन की जाए के बाद उन्होंने आज पहली मरतबा हैदराबाद में बीजेपी के दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी में कायदीन की खिदमत को तस्लीम किया जाता है। उन्होंने कहा कि उन्हें सुबह त्रिपुरा हुकूमत की तरफ से एक फ़ोन कॉल भी मौसूल हुआ। उन्होंने कहा कि उनकी खिदमत को तस्लीम किया गया और उनको ये पहचान मिली है। ये पहचान दरअसल हल्का असेंबली मलकपेट की आवाम को मिलेगी, जिनकी वो 3 मरतबा असेंबली में नुमाइंदगी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि वो इस हल्के के आवाम के मखरूज हैं। इंद्रसेन रेड्डी ने निशानदेही करते हुए कहा कि वो शुमाल मशरक़ी रियासतों की तरक्की की हिमायत करेंगे। उन्होंने ये मौका देने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ साथ पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा से भी इजहार तशक्कुर किया। ఉండటం చూసి చాలా సంతోషించాను. త్రిపుర గవర్నర్ ఆఫీస్ నుండి కూడా ఫోన్ రావటం జరిగింది. భారతీయ జనతా పార్టీలో కార్యకర్తలుగా పనిచేసినటువంటి వారందరికీ కూడా గుర్తింపు ఉంటుంది అనేటువంటి దానికి నాయక నియామకమే కాకుండా ఇప్పటి వరకు నియమించినటువంటి గవర్నర్లందరూ కూడా పార్టీలో అనేక సంవత్సరాలు శ్రమించి పార్టీ యొక్క విజయం కొరకు కృషి చేసినటువంటి వారికే గుర్తించి గవర్నర్లుగా నియామకం చేయటం జరిగింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 2 రాష్ట్రాల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ కొరకు గత 40-45 సంవత్సరాలుగా एसीबी कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर अलावा तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू के रिमांड में तौसीक कर दी है, जिन्हें विजयवाड़ा स्किल डेवलपमेंट केस में गिरफ्तार किया गया था। उनका रिमांड आज खत्म हुआ, जिसके बाद जेल हुक्काम ने चंद्रबाबू को वर्चुअल तरीक़ेकार के जरिए अदालत में पेश किया। बाद अदालत ने रिमांड में 1 नवंबर तक तौसीक कर दी। चंद्रबाबू नायडू ने इस मौके पर जेल में उनकी सिक्योरिटी पर शुकूक व शुबात का अदालत से इजहार किया, जिस पर जज ने मशवरा दिया कि वो तहरीरी तौर पर इस बात से अदालत को वाकिफ करवाएं। साथ ही जज ने जेल हुक्काम को हुक्म दिया कि वो चंद्रबाबू नायडू का लिखा हुआ खत उनके हवाले करें। इस मौके पर जज ने चंद्रबाबू की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया और उन्हें मेडिकल रिपोर्ट फराहम करने का हुक्म दिया। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन के खिलाफ नाकाबिले जमानत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हैदराबाद की ऊपर पुलिस ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सीईओ सुनील की शिकायत पर मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज किया, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि उपल स्टेडियम में मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी में करोड़ों रुपए की बदनवानी हुई है। मकामी मीडिया ने इस बात की इत्तला दी है। सीईओ की शिकायत के मुताबिक आग बुझाने के आलात, क्रिकेट बॉल्स, बाल्टी, कुर्सियां और जिम के आलात समेत मुख्तलिफ आलात की खरीदारी में बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं। अजहरुद्दीन के खिलाफ IPC की सेक्शंस 406, 409, 420, 465, 467, 471, 120B के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। एक खुसूसी इंक्वायरी कमेटी ने 2019 से 2022 के दरमियान SCA के सदर के तौर पर अजहर के दौर में बेज़ाब्तगियाँ होने की निशानदेही की है। आपको बता दें कि मोहम्मद अजहरुद्दीन कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर भी हैं। जेरे जामा छुपाकर लाए गए सोने को शहर हैदराबाद की शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स के अहदेदारों ने एक मुसाफिर के पास से जब्त कर लिया। यह मुसाफिर जिद्दा से हैदराबाद पहुंचा था। उसने अपने जेरे जमा 650 ग्राम के 2 सोने के बिस्किट्स और तलाई चेन छुपा कर लाई थी, जिसको सामान की तलाशी के दौरान कस्टम्स के अहदेदारों ने जब्त कर लिया। इस मुसाफिर को हिरासत में ले लिया गया और उससे पूछगछ की जा रही है। हम ये पता चलाया जा सके कि किसकी इमाम पर यह जर धात लाई गई।
वाज़ेह रहे कि हालिया दिनों के दौरान जुनूबी हिंद के इस बड़े एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग के कई वाक़यात को कस्टम्स के अहदेदारों की चौकसी की वजह से नाकाम बना दिया गया। मंगलुरु के गांधीनगर में आज एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पर चल रही 4 खवातीन को रौंद दिया। इस पूरे हादसे का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। ये 4 खवातीन अपने रास्ते से जा रही थी कि मुखालिफ सिम से आने वाली एक तेज रफ्तार कार ने पहले 2 खवातीन को टक्कर मारी, उसके बाद फिर मजीद 2 खवातीन को रौंदते हुए वो वहां से निकल गई। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। रच्चाकुंडा पुलिस ने आज 2 मुख्तलिफ केसेस में 630 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी मालियत 1 करोड़ 71 लाख रुपए बताई जा रही है। इस सिलसिले में 5 इंटर स्टेट यानी बैन रियासती ड्रग स्मगलर्स को गिरफ्तार किया गया है। ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के जरिए हैदराबाद और दिल्ली में इस गांजे को लाने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें लोहे के सलाखों के बीच में एक टैंकर में छुपाया गया था। निजामाबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो के अफसरान ने महकमा इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस के खातून डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन इंजीनियर को रिश्वत देते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक निजामाबाद जिले में एसीपी के अफसरान ने जिला कलेक्ट्रेट में महकमा इंफॉर्मेशन की डीओ वेनी प्रसाद को 9,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाले ड्राइवर की मौत के बाद लवाहिकीन के अहले खाना के लिए जीपीएस और दीगर इमदाद के लिए दफ्तर के चक्कर ये लगाते रहे। मुतल्लिका डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन इंजीनियर वेनी प्रसाद ने मुतासिरा के अहले खाना से 9,000 की रिश्वत तलब की, जिस पर मुतासिरा के अहले खाना ने एसीपी हुकाम से रुजू हुए। एसीबी के डीएसपी आनंद कुमार ने जुमेरात को वेनी प्रसन्ना को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। एक चौंका देने वाले वाक़े में उत्तर प्रदेश के जालौन में मुनक्किदा नारी शक्ति वंदन सम्मेलन के दौरान बीजेपी के खवातीन कारकुनों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई हुई। यह वाक़या कैमरे में कैद हो गया और इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कांग्रेस के सीनियर लीडर और राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा कि सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नामवर तफ्तीशी एजेंसियां हैं और मुल्क को फख्र है। इसलिए उन एजेंसियों के अहलकारों को चाहिए कि वो किसी के दबाव में आए बगैर गैर जानिबदारी से काम करें। गहलोत ने जुमेरात को कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईडी, सीबीआई, आईटी मुल्क की बड़ी एजेंसियां हैं और पूरे मुल्क को उन पर फख्र है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इख्तिदार में रहने वाली पार्टियां उन तीनों बावकार इदारों का अपोजिशन कायदीन के खिलाफ इस्तेमाल कर रही। अभी मोदी जी ने कह दिया राजस्थान में मैं अशोक गहलोत ईमानदार बनता, मैं उससे बड़ा ईमानदार हूँ। मैं कहना चाहूंगा वो फकीर बनता, मैं उससे बड़ा फकीर हूँ। मैंने जिंदगी में 1 इंच जमीन नहीं खरीदी, एक ग्राम सोना नहीं खरीदा, मैंने कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई। मेरी बेटी की शादी में कोई 90,000 का मेरे को लगता है मेरी वाइफ ने चेक दिलाया होगा, तो मैं भी बड़ा फकीर हूं उनसे। इसलिए वो दावा नहीं कर सकते कुछ भी। उनको चाहिए ईडी इनकम टैक्स को रोके, उनको चाहिए प्राइम मिनिस्टर को चाहिए प्राइम मिनिस्टर। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।